हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने आया हूं। और आज का जो इम्पॉर्टेंट विषय है वो है पेन, यानी पेन जिसे आप आम भाषा में दर्द कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पेन क्या है, साथ में पेन के मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगा। और पेन को लेकर के लोगों के दिमाग में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ भ्रम है, उनके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले पेन के बारे में समझते हैं कि पेन क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी एक दुखद सेंसेशन, यानी जिस सेंसेशन की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उस सेंसेशन को आप पेन कहते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो जो इंटरनेशनल स्टडी ऑफ पेन मैनेजमेंट है वो कहता है कि अगर आपके शरीर में कोई भी जो का है ऐसा अनप्लीजेंट और इमोशनल जो का है सेंसेशन है, वो पेन कहलाता है। ये तो मैंने आपको पेन की परिभाषा बताई कि पेन अगर आपको कोई भी दुखद सेंसेशन हो रहा है, दुखद फीलिंग हो रही है, तो वो पेन कहलाता है। साथ में अगर आपको मैं सीवियरिटी के आधार पर यानी पेन का जो क्लासिफिकेशन बताऊं तो पेन ये आपका माइल्ड पेन हो सकता है, ये मॉडरेट पेन हो सकता है और ये सीवियर पेन हो सकता है। ये तो पेन का एक क्लासिफिकेशन है। साथ में अगर मैं स्टेजेस के आधार पर या समय अंतराल के आधार पर अगर आपको बताना चाहूं तो इसको दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक है एक्यूट पेन और एक है क्रोनिक पेन। क्या है इन दोनों का मतलब? अगर सपोज दैट कि आप अभी बिल्कुल ठीक फील कर रहे थे और अचानक से आपके शरीर में दर्द कहीं पर होता है तो वो आपका कहलाता है एक्यूट पेन। लेकिन एक लंबे समय से अगर आप दर्द से गुजर रहे हैं तो उसको कहते हैं क्रोनिक पेन। तो ये तो मैंने एक क्लासिफिकेशन समझाया। साथ में अब मैं आपको कारण बताना चाहूंगा कि पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जो पेन का रीजन है ये आपका किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी सर्जरी की वजह से आपको पेन रह सकता है, या आपके शरीर में कहीं पर भी कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन हो रखा है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। सोशल वायलेंस की वजह से पेन हो सकता है, यानी आपके आसपास में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, तो ये भी एक पेन का कारण हो सकता है, या ये साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो ये तो मैंने डिफरेंट कारण बताए पेन के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पेन के बारे में थोड़ा और समझाता हूँ कि पेन इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। पेन अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द है तो ये इंडिकेट कर रहा है कोई अंडरलाइंग कॉज को, यानी आपके शरीर में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है, वहां पर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, कोई बीमारी जो का प्रोग्रेस में है। सपोज दैट अगर आपको स्टमक में कहीं पेन रह रहा है तो हो सकता है कि वो गैस्ट्रिक जो का है गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है कि कोई और इन्फेक्शन हो रखा हो आपको। अगर आप अपने किडनी वाले एरिया में देखें तो किडनी में अगर दर्द है तो हो सकता है कि आपको किडनी की स्टोन की वजह से दर्द हो सकता है। ब्लैडर में अगर दर्द फील हो रहा है तो हो सकता है कि ब्लैडर में स्टोन की वजह से दर्द है। कार्डियक पेन है तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके हृदय संबंधी कोई रीजन हो सकता है, या आपके कहीं ज्वाइंट पर शोल्डर में कहीं दर्द है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर भी कोई ट्रॉमा, कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन इसकी वजह हो सकती है। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि पेन इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये एक दूसरी बीमारी का एक लक्षण है। यानी ये आपको बताना चाह रहा है कि आपके शरीर में कोई बीमारी डेवलप हो रही है, तो आप उस पर ध्यान दें। तो ये तो मैंने आप लोगों को ये समझाया। अब मैं आपको एक जो का है रिसेंट जो का एक विजिट के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि मैंने रिसेंट बहुत सारे लोगों से मिला तो मैंने देखा कि सोसाइटी में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें 2 या 3 लोग पेन से सफ़र नहीं कर रहे हैं। यानी 2-4 लोगों को पेन हर सोसाइटी में, हर घर में, लगभग सोसाइटी के हर घर में है। यानी मैं अगर ऑन एन एवरेज अभी रिसेंट मेरा ऑब्जर्वेशन है तो देखा मैंने कि लगभग जो है 70 to 80% लोग कभी न कभी पेन से या तो सफ़र किए हैं या उसमें अभी भी वो हैं। अब बात कर रहा हूं मैं पेन मैनेजमेंट की। पेन मैनेजमेंट एक लंबे समय तक ऐसा समझा जाता रहा है कि पेन मैनेजमेंट केवल सर्जरी के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहां समझा रहा हूं कि पेन मैनेजमेंट एक इस समय एक इवॉल्विंग ब्रांच है। यानी इस समय काफ़ी प्रोग्रेस ब्रांच है, यानी हम बहुत सारे पेन को बिना सर्जरी के भी सबसाइड कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट ब्रांच है, जिसे एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो लोग हैं, जो बेहोशी से रिलेटेड लोग हैं, उनको उनकी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच धीमे धीमे बनती जा रही है और ये काफ़ी एडवांस लेवल पर जा चुकी है। यानी हम मैक्सिमम ज़्यादातर पेन को अब सबसाइड करने के लिए सक्षम है।
लेकिन अब इसका जो बैक साइड है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। बैक साइड ये है कि रिसेंटली मैंने देखा कि पेन को सबसाइड करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए लोग दिन में 15-15, 20-20 टैबलेट कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको हो सकता है ये जान करके लग रहा हो कि नहीं मैं चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके कह रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिसेंटली अभी होली के फेस्टिवल में मैंने लोगों से, अपने आसपास में लोगों को जाना, तो केवल पेन को सबसाइड करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। और साथ में जब शरीर के अंदर और कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, तो मैंने और बेसिक सी उनकी कुछ जांचें देखी, तो उस जांच में उस पेन किलर की वजह से, और वो केवल पेन किलर नहीं ले रहे हैं, पेन किलर के साथ में एंटासिड ले रहे हैं, पेन किलर के साथ में हैवी एंटीबायोटिक का कंजप्शन कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि उम्र है 23 साल, 25 साल, 24 साल, और वो किडनी और लिवर फेलियर के बर्ज पर हैं, यानी किडनी और लिवर अपना जवाब दे चुके हैं। तो ये बड़ी भयानक स्थिति है। आप लोगों को लग रहा होगा कि पेन मैनेजमेंट जो है कैसे किया जाए, तो मैंने लोगों को समझाया कि ये पेन का सेल्फ मेडिकेशन जो आपने किया है, यानी जो आपने हैवी एंटीबायोटिक, एंटासिड्स और एनाल्जेसिक, दर्द निवारक जो दवाइयां ली हैं, इनके दुष्परिणाम हैं, इनके साइड इफेक्ट हैं। तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन, पहले भी मैं बोलता रहा हूं कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। साथ में मैं ये भी आपको समझाना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक का क्या रोल है पेन मैनेजमेंट में। सपोज दैट अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तब आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लेकिन इन दवाइयों का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लिमिटेड होता है। इवन लोग स्टेरॉयड लिए जा रहे हैं, शरीर पूरा स्वेलिंग हो रखी है, किडनी अपना जवाब दे चुकी है, तो प्लीज ऐसा ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब जब मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की और बोला कि आपकी जो है सेल्फ मेडिकेशन के ये दुष्परिणाम है, तो लोगों का एक कॉमन सा सवाल आया। उन्होंने ये कहा कि हमारे आसपास इस तरीके के डॉक्टर्स नहीं हैं जहाँ पे हम जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकें, या फाइनेंशियली वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आपका जिला अस्पताल, इवन आपके मेडिकल कॉलेज, आज के समय में शायद ही कोई, मुझे लगता है ऐसा शहर होगा जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। लगभग सारी जगह मेडिकल कॉलेज हैं। सपोज दैट मेडिकल कॉलेज नहीं भी है, तो आपके यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपके यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आपका जिला अस्पताल है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर के एटलीस्ट कंसल्ट कर लीजिए। इतना तो मैं श्योर हूँ कि वहाँ से जो आपको दवा दी जाएगी वो प्रॉपर जो है कंसिडर करके दी जाएगी कि आपकी बॉडी में उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई डैमेज ना हो। लेकिन अगर आप लंबे समय से किसी पेन से, किसी दर्द से परेशान हैं, तो उसके लिए प्लीज सेल्फ मेडिकेशन तो ना करें। क्यों? क्योंकि अगर लंबे समय तक किसी हम पेन को मैनेज करते हैं, तो साथ में हम बॉडी के अदर चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। यानी सपोज दैट अगर आप किसी बीमारी में एक लंबे समय से हैवी एंटीबायोटिक, हैवी पेन किलर, एंटासिड्स अगर आप ले रहे हैं, तो ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपके अदर ऑर्गन, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, ये समय समय पर हम करा के देखते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं उस बीमारी के चक्कर में हम किसी दूसरे ऑर्गन को फेल कर दें। तो इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे। आप अपने डॉक्टर को प्लीज़ इसके लिए जो है चूज करें, और अपने से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये बहुत ही घातक है। आपको लगता है कि 2-3 साल आप पेन किलर खा रहे हैं, आप 2-3 साल में अपने किसी ऑर्गन को फेल कर लेंगे, और आपकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ऑर्गन फेलियर की जो स्टेज है उसका कोई भी इलाज नहीं है। और मैं पहले भी बताया हूँ कि हमारे यहाँ इलाज इतना सस्ता नहीं है। अगर आप मान लो ऑर्गन फेलियर की तरफ जाते हैं, तो ऑर्गन डोनेशन क्या के बारे में अगर मैं बात करूं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करूं, तो ये लाखों रुपए का जो का एक्सपेंडिचर है, लाखों रुपए का खर्चा है। एक नॉर्मल, क्या मैं तो ये कह रहा हूं कि एक अच्छी फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। और ये सारे परिणाम आपके सेल्फ मेडिकेशन के हैं। अगर आप एंटीबायोटिक का कंजप्शन कर रहे हैं, लोग एंटीबायोटिक इस तरीके से खा रहे हैं जैसे ये अमृत है, सारी बीमारियों को आपको जो है फ्री कर देगा। लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक के जितने आपके शरीर में फायदे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान है। एंटीबायोटिक आपके शरीर की माइक्रोफ्लोरा को, आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को, यानी जो आपकी गट है, आपकी पाचन क्रिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। आपके अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया उनको मार देती है, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम कर देती है। ये सेलेक्टिव जो एंटीबायोटिक का यूज है, ये आपके डॉक्टर का काम है, ना कि आपका। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, क्या लेना है। साथ में इस वीडियो के माध्यम से एक और बात करूंगा कि मैंने अभी रिसेंटली देखा कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर से परेशान है सपोज दैट, तो वो अपनी दवाइयां दूसरे व्यक्ति को प्रेस्क्राइब कर देता है कि देखो हमको ब्लड प्रेशर रहता था, हमने ये दवा लेना शुरू कर दी, ये ठीक हो गया।
तो ऐसा भी ना करें प्लीज। लोग सजेशन मान भी लेते हैं। सबसे दुविधा की बात तो ये है, अगर उनको कोई अच्छी बात बताई जाए तो उसको शायद इनकार करते हैं, लेकिन मेडिकेशन मान लेते हैं। अरे आपको जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको कार्डियक प्रॉब्लम यानी आपका हृदय कमजोर हो, उसकी वजह से आपको जो है ब्लड प्रेशर रहता हो। दूसरे व्यक्ति को हो सकता है डायबिटीज की वजह से हो सकता है थायराइड की वजह से हो सकता है उसका जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है उसकी बॉडी में लिपिड बड़ा हो, ट्राइग्लिसराइड जो है वगैरह बड़े हो, तो इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना मेडिकेशन जो है दूसरे व्यक्ति को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपका शरीर और उसका शरीर बिल्कुल अलग है, तो प्लीज आप ऐसा ना करें। साथ में मैं सामने वाले व्यक्ति से भी ये कहूंगा कि आप किसी के द्वारा बताई हुई मेडिकेशन को ले रहे हैं तो केवल आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो प्लीज ऐसा ना करें, समझदार व्यक्ति बने, अपने डॉक्टर को चूज करने दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। ब्लड प्रेशर की हजारों प्रॉब्लम है, हजारों कॉजेज हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग कारण होते हैं ब्लड प्रेशर के। तो कम से कम अपने डॉक्टर को इतना जो है राइट दें। आप फाइनेंशियली वीक हैं तो मैंने आपको बताया आप जिला अस्पताल जाइए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाइए, वहां पे सब प्रकार की सुविधाएं हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस होगी, प्रॉपर आपको दवा दी जाएगी। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। साथ में एंटासिड लोग ले रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। बहुत सारी रिसर्च ऐसा इंडिकेट कर रही है कि एंटासिड्स के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल्स पाए जा रहे हैं जो कैंसर तक कॉज कर रहे हैं। तो प्लीज इस एंटासिड को, आपने समोसा कचौड़ी जो भी खाया, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, तुरंत आप दुकान पे जाते हैं, तुरंत पेंटॉप ले लेंगे, राबिप्राजोल ले लेंगे, जो भी एंटासिड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको आप ऐसे चने भूजे की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, ये इमीडिएट आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे, लेकिन जब ऑब्जर्व होंगे तो आप ऐसी स्टेज पे होंगे कि फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। सॉरी फॉर दिस स्टेटमेंट, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो आप मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकते हैं, और उस स्थिति में दुनिया का कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसे आज ही बंद करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।